मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में जो पिछला चैप्टर हमारा शेष बचा था, संचार के प्रकार कर रहे थे। संचार के प्रकार में भी हमारा एक पॉइंट हो चुका था, संचार की गति की दिशा। संचार की गति की दिशा में हमने 3 पॉइंट पढ़े थे, नीचे की ओर संचार, ऊपर की ओर संचार और पार्श्विक संचार। आज हम कर रहे हैं संचार के साधन। संचार के लिए कुछ साधनों का उपयोग करना जरूरी होता है। इस आधार पर संचार को 2 भागों में बांटा गया है, शाब्दिक संचार और अशाब्दिक संचार। शाब्दिक संचार, शाब्दिक संचार के भी कई प्रकार हैं। फर्स्ट है मौखिक संचार। मौखिक संचार का अर्थ है उस संचार से है जिसमें सेंडर अपने संदेश को रिसीवर तक अपने मुंह से बोलकर भेजता है। जैसे कोई नेता अपने सदस्यों को अपना आदेश आमने सामने बोलकर सुना देता है। कभी कभी सदस्यों की बैठक में उन्हें किसी समस्या से संबंधित निर्णय की सूचना देता है। कभी कभी नेता टेलीफोन पर कोई संदेश अपने सदस्यों को देता है। ये सभी मौखिक संचार है। अब मौखिक संचार के गुण। इस तरह के संचार से समय की बचत होती है। संदेश भेजने वाला बहुत थोड़े समय में अपने मैसेज को प्राप्तकर्ता तक पहुंचा देता है, रिसीवर तक पहुंचा देता है। सेकंड पॉइंट आता है, इसमें आमने सामने का संपर्क संभव होता है, इसलिए संचार के सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। नेता जब अपने सदस्यों के नजदीक जाकर या उन्हें अपने पास बुलाकर कोई मैसेज देता है तो सदस्यगण अपने आप को सम्मानित महसूस करने लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इसमें रिसीवर को संदेश से संबंधित अपनी कठिनाइयों को बताने और स्पष्टीकरण मांगने का अवसर मिलता है। भेजने वाले को अपने संदेश से संबंधित प्रतिक्रिया या फीडबैक को तुरंत जानने का मौका मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि 2 व्यक्तियों के बीच मौखिक संचार हो तो ऐसी स्थिति में इसकी गोपनीयता रहने की पूरी संभावना रहती है। उसके बाद आता है मौखिक संचार के दोष। इस संचार में परिवर्तन की संभावना अधिक होती है। इसका कोई लेखा जोखा रिकॉर्ड नहीं होता है, इसलिए भेजने वाला या प्राप्त करने वाला इसे नकार सकता है। सेकंड पॉइंट आता है, इसमें परिशुद्धता की कमी होती है क्योंकि यहाँ सीमित समय में संदेश भेजने वालों के रूप में बहुत कुछ बोलना होता है। नेक्स्ट है, रिमोट लोगों के लिए या दूर दराज क्षेत्र में रह रहे लोगों के लिए संचार संभव नहीं होता, विशेषकर वहाँ पे जहाँ टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है, बड़े संगठनों या उद्योगों के लिए यह संचार उपयुक्त नहीं है क्योंकि ऐसी स्थिति में आमने सामने का संपर्क संभव नहीं हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, लंबे समय की स्थिति में यह संचार उपयुक्त नहीं होता क्योंकि बहुत सारी बातों को इतने कम समय में याद करना संभव नहीं होता है, इसलिए संचार का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, यदि संदेश भेजने वाला अपने मैसेज को रिसीवर के पास किसी मैसेंजर के द्वारा भेजना चाहे तो ये संचार मौखिक संचार जैसे महाभारत जैसी स्थिति पैदा कर सकता है, क्योंकि मैसेंजर यदि चाहे तो संदेश में तात्विक परिवर्तन कर सकता है। वह अपने शारीरिक हाव भाव से भी संदेश के प्रति रिसीवर के दृष्टिकोण को बदल सकता है। दूसरा पॉइंट आता है लिखित संचार। पहला था मौखिक संचार, दूसरा है लिखित संचार। ये शाब्दिक संचार के टाइप्स हैं। लिखित संचार का अर्थ वह संचार है जिसमें संदेश भेजने वाला अपने संदेश को रिसीवर के पास लिखकर भेजता है। इस संचार के अंतर्गत फाइल में नोट लिखकर या पत्र भेजकर या स्थायी आदेश
उद्योग या संगठन के स्थायी नियम या नीति की गणना की जाती है। इसके गुण हैं, लिखित संचार अधिक विश्वसनीय होता है क्योंकि इसमें संदेश को लिखित रूप में भेजा जाता है, तो अधिक सावधानी बरतने का प्रयास करता है लेखक। नेक्स्ट पॉइंट है, लिखित संचार में सात्विक स्थायित्व का गुण पाया जाता है। ऐसा संदेश जो लिखित संचार से प्राप्त होता है लंबे समय तक कायम रहता है। किसी सामाजिक संगठन के स्थायी नियम एवं नीति, वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा, कारण बताओ सूचना लिखित संचार के उदाहरण हैं। लिखित संचार के रिसीवर को भी सुविधा होती है, उसे संचार के आशु को समझने तथा उपयुक्त प्रतिक्रिया करने का अवसर मिल जाता है। लिखित संचार से भविष्य में भी लाभ उठाया जा सकता है। इसका उपयोग अधिक से अधिक लोगों पर एक ही साथ किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बड़े उद्योगों या संगठनों के लिए संचार अधिक जरूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस संचार की रेंज अधिक होती है, काफ़ी दूरी पर रहने वाले व्यक्तियों के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, लिखित संचार में विकृति की संभावना नहीं रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है, कंपनी की पॉलिसी तथा कार्य प्रणाली में समानता बरतने में सुविधा होती है। दोष है, लिखित संचार के दोष। लिखित संचार में समय, श्रम और धन अधिक खर्च होता है। यह अधिक खर्चीला होता है क्योंकि इसमें कागज तथा शाही के साथ साथ मैसेंजर की भी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, जब लिखित संचार की भाषा जटिल एवं अस्पष्ट होती है, वाक्य अधिक लंबे होते हैं, तो उनके अर्थ को समझना कठिन हो जाता है। ऐसी स्थिति में अर्थ का अनर्थ हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, लिखित संचार में फीडबैक नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट है, छोटे उद्योगों या संगठनों के लिए ये संचार उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आता है अशाब्दिक संचार। ये दो पॉइंट थे, मौखिक संचार और लिखित संचार, ये शाब्दिक संचार के थे। अब आता है अशाब्दिक संचार। अशाब्दिक संचार का वह संचार जिसमें भाषा का उपयोग नहीं किया जाता है। इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है चित्रीय संचार। चित्रीय संचार का अर्थ वह संचार है जो चित्रों, प्रतीकों तथा ग्राफ्स, फिल्म्स के द्वारा होता है। इस तरह के संचार का उपयोग अकेले नहीं किया जाता है। इसका उपयोग मौखिक या लिखित संचार में दृष्टि सहयोग के रूप में किया जाता है। इसके गुण है, चित्रीय संचार वास्तव में प्रशिक्षण के उद्देश्य से अधिक प्रभावकारी होता है। ठीक ही कहा गया है कि एक चित्र 1000 शब्दों के लिए काफी होता है। दोष है, चित्र संचार को तैयार करने में समय, श्रम और धन का खर्चा अधिक होता है। ये एक महंगा संचार है क्योंकि ये बहुत कम सूचित कर पाता है, इसलिए शब्दों के बीच से इसकी व्याख्या करना जरूरी होता है। उसके बाद आता है शारीरिक संकेत। शारीरिक संकेत, शारीरिक क्रिया या शारीरिक संकेत भी संचार का कार्य करते हैं। शारीरिक गति, मुखाकृति, प्रेषक तथा प्रापक यानी रिसीवर के बीच शारीरिक दूरी ही शारीरिक संकेत है जो अर्थपूर्ण होते हैं। किसी मैसेज को देते समय प्रेषक के शारीरिक हाव भाव से उसका अर्थ बदल जाता है और इसी के अनुकूल रिसीवर की प्रतिक्रिया बदल जाती है। उत्तर, जैसे कोई पत्नी अपने पति की किसी आदेश या अनुरोध के उत्तर में नहीं कहती है। उत्तर देते समय पत्नी के शारीरिक हाव भाव, मुखाकृति आदि के निरीक्षण से पति को ज्ञात हो जाता है कि उसकी पत्नी स्वीकार की स्थिति में है या अस्वीकार की स्थिति में। स्वर शैली से किसी संदेश का अर्थ कैसे बदल जाता है, इसके लिए हम दूसरे उदाहरण ले सकते हैं। वर्ग लेते समय
एक शिक्षक से कोई छात्र एक प्रश्न पूछता है और इसके उत्तर में शिक्षक कहता है, तुम क्या चाहते हो? यहाँ छात्र की प्रतिक्रिया शिक्षक के उत्तर की स्वर शैली पर निर्भर करती है। इसी प्रकार मुखाकृति भी संचार का काम करती है। उत्तर देते समय शिक्षक की मुखाकृति से छात्र की प्रतिक्रिया निर्धारित होती है। स्वर शैली के साथ साथ मुखाकृति से भय, क्रोध, लज्जा, आक्रमणशीलता, अहंकार आदि का ज्ञान हो जाता है। संदेश भेजने वाला तथा प्राप्तकर्ता के बीच की शारीरिक दूरी से भी एक निश्चित अर्थ का ज्ञान होता है। चुप रह जाना भी अशाब्दिक संचार है। संदेश भेजने वाले के किसी उत्तर में रिसीवर चुप रह जाए तो इस आधार पर भी संदेशक को कुछ जानकारी मिल जाती है। उसके बाद है गुण। विभिन्न शारीरिक संकेतों से संदेश का संचारण सही तौर पर संभव होता है। अध्ययनों से पता चलता है कि शारीरिक भाषा या अशाब्दिक संचार संदेश को संचारित करने में अधिक सक्षम है। रॉबिन्स ने लिखा है, शब्दों की अपेक्षा क्रिया अधिक तेज होती है। नेक्स्ट है दोष। शारीरिक भाषा भ्रामक हो सकती है, जैसे किसी प्रश्न के उत्तर में चुप रह जाना, अज्ञानता, क्रोध,